नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी विषय की पाठ्यचर्या में अंकित आईटी लिटरेसी के पाठ्यक्रम पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए अब हम बात करते हैं आईटी लिटरेसी के बारे में। इससे पूर्व मैं आपको आईटी लिटरेसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता चुका हूं। उनको एक बार रिवाइज करते हैं और आगे आज के अध्याय के बारे में हम बात करते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको आईटी लिटरेसी में बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, इन कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस का क्या रोल है, कंप्यूटर में मेमोरीज़ का क्या रोल है, और साथ ही साथ मैंने आपको कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के बारे में भी अवगत कराया है। आइए आज अब हम बात करते हैं कंप्यूटर को कैसे शुरू किया जाएगा। साथ में हम बात करते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क्स के बारे में। पहले टॉपिक में हम बात करेंगे कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करें एवं कैसे उनको शट डाउन करें, यानी कैसे उसको बंद किया जाए। कंप्यूटर को शुरू करना एवं बंद करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप इसको सही से नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में कई सारी दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क की, यानी कंप्यूटर में जो नेटवर्क हम बनाते हैं उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और कौन कौन से नेटवर्क्स हम बना रहे हैं कंप्यूटर्स के अंदर जिनका इस्तेमाल हम डेटा को या इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे लैन के बारे में, मैन के बारे में और वैन के बारे में। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाए। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टार्ट बटन आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये सिंबल आपको दिख रहा होगा। ये सिंबल आपके सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट करता है, बटन होता है। इस पर आप प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम स्टार्ट होगा। स्टार्ट करने से, इस बटन को प्रेस करने से पूर्व पहले हम पावर को जांच लेंगे कि क्या हमारे सिस्टम में पावर आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो पहले यूपीएस ऑन करेंगे, तदुपरांत हम इस पावर बटन को ऑन करेंगे, यानी जो हमारी ऑन स्क्रीन बटन सिंबल राइट हैंड साइड में है आपका, उसके ऊपर प्रेस करेंगे, अपनी फिंगर प्रेस करेंगे और हम सिस्टम को ऑन करेंगे। जब हम सिस्टम ऑन करेंगे तो हमारे सामने एक स्क्रीन खुल के आएगी जो कुछ टाइम लेती है, क्योंकि ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस जो मैंने आपको पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था, उन सारी डिवाइसेस को वो चेक करती है कि कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी लगी हुई हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी कार्य कर रही हैं और नहीं कर रही हैं। जो डिवाइसेस कार्य नहीं करती हैं वो आपकी स्क्रीन पे, ब्लैक कलर की स्क्रीन पे आपको शो कर दी जाती हैं, और जो कर रही होती हैं उनको आगे सक्सेसफुली आगे बढ़ जाते हैं। देन जब आपकी सारी डिवाइसेस लोड हो जाती हैं, सारी चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आती है। उस स्क्रीन में एक पिक्चर होती है और उसको तब तक हम पिक्चर को नहीं छूते जब तक हमारे को उसमें नाम प्रदर्शित नहीं होता। कुछ लोग उसमें अपने पासवर्ड भी डालते हैं, तो जिन लोगों ने पासवर्ड डाला होता है उसमें हम उसको पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, और पासवर्ड प्रोवाइड करने के उपरांत हम उसके ओके बटन को क्लिक करते हैं। यदि आपने पासवर्ड नहीं डाला हुआ है अपनी स्क्रीन पे, तो हम बगैर पासवर्ड के ओके बटन करके या एंटर प्रेस करके कीबोर्ड के माध्यम से एंटर को प्रेस करें, और प्रेस करने के उपरांत हम विंडो स्क्रीन से आगे बढ़ जाते हैं और एक पिक्चर पे जो है या तो क्लिक कर लें, क्लिक करके भी हम उसको आगे बढ़ते हैं, या कीबोर्ड में जो एंटर बटन है उसको प्रेस करके हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारा सिस्टम ओके हो जाता है, सारी चीज़ें लोड हो जाती हैं, तो हमारे सामने इस तरीके की एक स्क्रीन खुल के आती है जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है। ये स्क्रीन आपकी डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप वो एरिया होता है जो मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा होता है। इसमें आपने येलो कलर से मैंने कुछ शेड्स कर रखे हैं, इनको हम आइकन्स बोलते हैं, यानी ये जो सिंबल्स बने हुए हैं इनको हम आइकन्स कहते हैं। ये आइकन्स हमारे एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स होते हैं जिनको आप क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से खोल सकते हैं। आइकन्स सिर्फ हमारे एप्लीकेशन ही नहीं, जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उनके भी हम जनरेट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक प्रोग्राम खोलने के लिए हम आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फोल्डर्स भी दिख रहे होंगे, तो फोल्डर के भी आइकन आपके स्क्रीन पे अवेलेबल होते हैं जिनका इस्तेमाल आप
किसी भी डेटा फाइल को स्टोर करने के लिए आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू हमारे कंप्यूटर का सबसे पहला पार्ट है, जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं उनको हमें देखने के लिए हमें स्टार्ट मेन्यू में जाना पड़ता है। स्टार्ट मेन्यू में आपको यहाँ पे आपका स्टार्ट मेन्यू का सिंबल आपको दे रखा है। यहाँ नीचे एक छोटा सा विंडो बना हुआ होता है जिसका नोटेशन कुछ इस तरीके का होता है। विंडो के शेप में आपका इसका नोटेशन दिया हुआ है। ये नोटेशन आपका एक ट्रेडिशनल नोटेशन है जो विंडोज़ प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके की एक विंडो सिंबल बना हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का एक पॉपअप स्क्रीन पे खुल जाता है, जिसके अंदर आपके जो ऐप्स हैं वो एवं जो भी प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं जो आपके यूज़ के हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। विंडोज़ 10 में आपको ऐप्स की सुविधाएं मिली हुई हैं। इससे पहले वाली विंडोज़ में हमें ऐप्स नहीं मिलते थे, लेकिन विंडोज़ 10 में हमें ऐप्स मिल रहे हैं। जैसे आप लोग मोबाइल में ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, सिमिलरली विंडोज़ 10 में भी आपको ऐप यहाँ पे मिले हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कैंडी क्रश का एक सिंबल का ऐप है, प्ले गेम्स के लिए ऐप है, आपके ऑफिस के ऐप्स हैं। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ऐप कुछ और नहीं आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है वह रीडर एक्रोबैट रीडर, जो कि हमारी फाइलों को रीड करने के लिए यूज़ होता है, तो वो प्रोग्राम भी हमारा प्रोग्राम मेन्यू के अंदर ही आपको मिल जाएगा, यानी स्टार्ट मेन्यू में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा एक्सेस है, जो भी जिस तरीके के भी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किए होंगे वो सारी एप्लीकेशंस आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होंगी आपके प्रोग्राम्स मेन्यू के अंदर। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे जो रिसेंटली आपने ऐड किए होंगे वो आपके सिंबल्स ऐप्स आपके या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपको यहाँ दिखा देगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकली शॉर्टिंग में ये आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपके सारे एप्लीकेशंस आपकी आती हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं नोटपैड के बारे में बात कर रहे हैं। नोटपैड हमारा टेक्स्ट पैड एडिटर है एक तरीके का, जिसमें हम जो भी टेक्स्ट है, जो हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो सारा टेक्स्ट हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो नोटपैड ओपन करने के लिए वापस हमें स्टार्ट मेन्यू पे जाना पड़ेगा। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद हमें सर्च बटन पे हम सर्च करेंगे एप्लीकेशन को। यदि आपको पता है तो आप डायरेक्टली इस विंडो के बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे सर्च कर लेंगे नोटपैड जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। या अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप उसकी स्पेलिंग आप यहाँ सर्च एरिया में, ये आपका सर्च एरिया है, इस सर्च एरिया में आप यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, तो नोटपैड से रिलेटेड जितने भी ऐप्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वेब होंगे और भी जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। तो सबसे पहला यहाँ पे कंटेंट है ऑल। ऑल का मतलब है कि चाहे वो ऐप हो, चाहे वो आपके जो डॉक्यूमेंट फाइल्स बनी हैं वो हों, चाहे टेक्स्ट फाइल्स बनी हुई हैं, कंटेंट की फाइल हैं वो हों, वो सारी के सारे आपके यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। जो भी बेस्ट मैच होगा वो सबसे पहले आपको शो आउट कर दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नोटपैड लिखा तो मेरे यहाँ पास दो ऐप एग्जिस्ट कर रही हैं, एक नोटपैड एग्जिस्ट कर रहा है मेरे सिस्टम में, दूसरा नोटपैड प्लस प्लस एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों में देखिए तो नोटपैड वर्ड दोनों में मिल रहा है, इसलिए उसने दोनों ही चीज़ों को आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। इसके अलावा उसके नीचे जो टेक्स्ट फाइल्स बनी हुई हैं वो सारी फाइलें हमारी नोटपैड पे बनी हुई हैं, इसलिए इसको सारी चीज़ें इसने सर्च कर दिया। राइट हैंड साइड में जाएंगे, ये जो नोटपैड पहला वाला ऑप्शन है इसको जब ये सर्च करता है तो ये आपका नोटपैड के पास आपको जो ऐप है उसको ओपन कर देता है। ओपन में यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड फाइल ओपन हो जाएगी। साथ में नीचे इसमें डिस्प्ले होता है रिसेंट का, यानी जो रिसेंट की एप्लीकेशंस आपने खोली हुई हैं, यानी जो भी रिसेंट ऐप, जो कंटेंट आपने खोला नोटपैड पे बनाया होगा वो उसकी लिस्टिंग आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे मेरे कुछ रिसेंट फाइल्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो आप अगर उन रिसेंट में से किसी पे काम करना चाहते हैं तो यहीं से आप डायरेक्टली उसको खोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नोटपैड फाइल में जाएं,
उसको ओपन करें। ओपन करने के पश्चात आप फाइल मेन्यू में जाएं और फाइल मेन्यू के अंदर आपको ओपन का बटन मिलेगा, जिस बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो हम अब बात करते हैं पहले नोटपैड ओपन करने की। तो हमने जब ओपन बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, तो हमारा विंडो कुछ इस तरीके का खुल के आएगा। ये विंडो हमारी नोटपैड की विंडो कहलाती है। जब हम ओपन करेंगे तो हमारा इस तरीके का कुछ विंडो खुलेगा। इसमें मैंने आपको बताया ये आपके मेन्यूज़ हैं, जिनकी मदद से आप टाइपिंग करेंगे और कंटेंट को लिखेंगे। फाइल मेन्यू का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से आप फाइल में आपको डिफरेंट और भी मेन्यूज़ मिलते हैं। कुछ एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। ओपन, सेव, सेव एज एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे कंटेंट आपको इसके अंदर मिलते हैं। एडिट, जो आपने फाइल बनाई हुई है उसके अंदर जो एडिट करना चाहते हैं वो एडिट के बटन्स के अंदर आपको मिलेगा। फॉर्मेट, फॉर्मेट में आपको जो फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट का फॉन्ट बढ़ाना, साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, या टेक्स्ट जो है आपने लिखा है उसका स्टाइल कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपको फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा। व्यू, व्यू के अंदर आपको व्यू मिलेगा कि आपको एक लाइन में आपको सारा कंटेंट चाहिए या लाइन बाय लाइन आपको कंटेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और लास्ट ऑप्शन आपका हेल्प का है। हेल्प, आपको जो मदद चाहिए उसके लिए आपको यहाँ F1 आप प्रेस करके हेल्प ले सकते हैं, या हेल्प बटन पे आप क्लिक करके, मेन्यू पे क्लिक करके आप हेल्प पे जा सकते हैं। इसके अलावा कॉर्नर में, विंडो के कॉर्नर में 3 बटन एग्जिस्ट करते हैं, एक क्रॉस का, मैक्सिमाइज का और मिनिमाइज का। ये 3 बटन एग्जिस्ट करते हैं। इन तीनों बटनों में आप क्रॉस का यूज़ करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। मिनिमाइज़ करेंगे तो आपकी जो विंडो खुली हुई होगी वो मिनिमाइज़ होकर नीचे टास्क बार में चली जाएगी। मैक्सिमाइज़ करेंगे तो वो फुल स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये बेसिक लेआउट है हमारा नोटपैड का, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। जनरली नोटपैड के अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर आप एडिटिंग का काम करते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग का काम करते हैं। लेकिन चूंकि बेसिक की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जब हम कोई एप्लीकेशन और नहीं इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के साथ में हमारा नोटपैड एडिटर और वर्डपैड एडिटर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। इसके अलावा अगर हम एडिटिंग टूल्स की बात करें तो एक तो हमारा नोटपैड होता है, दूसरा वर्डपैड है, तीसरा वर्ड है जो हम ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर को शट डाउन करने का। शट डाउन करने के लिए हम बात करें तो शट डाउन के लिए यहाँ पे हमने आपको डिस्प्ले किया है कि बहुत सारी एप्लीकेशन सर्किल में दिखा रहे हैं हम आपको कि जो एप्लीकेशंस आपकी ओपन है पहले हमें उन एप्लीकेशंस को बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप इस स्टार्ट सेक्शन में जाएंगे, जहाँ से आपने विंडो को ऑन किया था, स्टार्ट किया था, मेन्यू को स्टार्ट किया था, वहाँ पे गए, फिर से हमने क्लिक किया, पावर वाले बटन पे हमने क्लिक किया। इसका नोटेशन आपके स्टार्ट बटन के ही जैसा बना हुआ है, सिंबल आपका। इस पावर पे अगर हम जाते हैं तो हमारे 3 ऑप्शन आते हैं और इस 3 में हम शटडाउन वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो शटडाउन वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो विंडो होती है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चल रहा होता है वो शटडाउन हो जाता है। तो शटडाउन करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमारे बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन ना चल रही हो। यदि कोई भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही होगी तो हमें उसको सेव करके क्लोज़ करना होगा, यानी क्विट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी एक विंडो एक्सप्लोरर चल रहा है मेरा, दूसरा आपका एडोबे फ़ोटोशॉप चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, पावर पॉइंट है और नोटपैड हमने ओपन किया है। ये सारी एप्लीकेशंस हमारी खुली हुई हैं। इन सारी एप्लीकेशंस को हम पहले क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद ही हम शट डाउन करेंगे। यदि हम शट डाउन डायरेक्ट कर दें तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे हार्म्स होने के चांसेस हैं। तो हम कभी भी ये चीज़ नहीं करेंगे कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर को डायरेक्ट पावर सप्लाई से बंद कर दें, क्योंकि अगर पावर सप्लाई से हम डायरेक्ट बंद करते हैं तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ फाइलों को मिस कर जाए या उनको सेव ना कर पाए, तो वो क्या करेगा, आपके फाइल्स को ख़त्म कर देगा। तो जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो फाइलें मिसिंग हो और वो प्रोग्राम आपके ना चले या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड ना हो। ये तो हो गया आपका कंप्यूटर शटडाउन का। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर,
अगला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स को अगर हम आपस में डिफरेंट मीडिया से आपस में जोड़ दें और आपस में डेटा को शेयर कराएं तो जो एक नेटवर्क फॉर्मेशन होता है वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। आज के टाइम में हम जहाँ पे समय को बहुत ध्यान देते हैं तो हम डेटा को जल्दी से जल्दी दूसरे स्थान तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारे लिए कंप्यूटर नेटवर्क ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारा बहुत सारे कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन है विद डिफरेंट प्लेसेस। अगर हम डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं कंप्यूटर्स को तो उनको हम अलग अलग जगहों पे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है कि वेरियस कंप्यूटर्स को हम जो डिफरेंट लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सिस्टम्स को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया तो एक नेटवर्क फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज़ मेरे पास एक नोड सिस्टम है, ये है, या इसको हम कंप्यूटर C1 कह सकते हैं। जो नोड है वो भी आपके कुछ और नहीं, आपके कंप्यूटर ही होते हैं। दूसरा C2 है, तीसरा C3 है, चौथा C4 है। ये चार डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन चारों को डिफरेंट मीडिया से हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा C1 आपका कनेक्ट है C4 से, C1 आपका कनेक्ट है C3 से और C1 आपका कनेक्ट है C2 से। विद वायर या डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया के मदद से हमने इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। पर हम अगर बात करें C3 हमारा C4 से डायरेक्टली नहीं कनेक्ट है, वो वाया C1 वाया कनेक्टेड है। C4 C3 से वाया C1 ही कनेक्टेड है। तो इस तरीके से अगर ध्यान दें तो हमारे सारे सिस्टम एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। हम चाहें तो इनको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि और कनेक्ट करना चाहें तो हमारे इस तरीके से भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे तार्स को एक साथ जोड़ दें अगर हम सारे कंप्यूटर्स को, तो वो आपस में जो एक संरचना जनरेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, बता पा रहा हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क, टू और मोर कंप्यूटर आर लिंक्ड टुगेदर विद इन अ मीडियम एंड डेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेटिंग डेटा एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। इट मीन्स कि हम सिर्फ कंप्यूटर को ही नहीं जोड़ते हैं, कंप्यूटर के अलावा भी अगर हमारे पास और भी डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं तो उन डिवाइसेस को हम साथ में जोड़ देते हैं और वो हमारे को एक मददगार साबित होती हैं हमारे डेटा को ट्रैवल कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से। तो ये कंप्यूटर हो सकते हैं। इसके अलावा सपोज़ हमने कहा ये हमारी एक कोई डिवाइस है D1, इसको भी अगर हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए दे दें तो ये सारी डिवाइसेस सारे कंप्यूटर्स को अलग अलग तरीक़ों से कनेक्ट कर सकती है। अब हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क्स की। कंप्यूटर को हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो दो रीजंस के ऊपर बताने जा रहा हूँ। एक तो आपको जियोग्राफिकल एरिया के आधार पे हम कंप्यूटर को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, और दूसरा जो इनकी डिस्टेंस है उसके आधार पे भी हम कंप्यूटर को कैसे कैटेगराइज करते हैं। अगर हम दोनों के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो यही तीन कैटेगरीज हैं जिनको हम नेटवर्क्स में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले बात हम कर रहे हैं जियोग्राफिकल एरिया के बारे में। जियोग्राफिकल एरिया का मतलब हुआ कि भौगोलिक स्थिति के आधार पे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को किस तरीके से बांटते हैं। तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन डिफरेंट कनेक्शंस या तीन डिफरेंट नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। एक वो जैसे जो हमारे बहुत ही छोटे से एरिया में हमारे कवर अप हो रहे हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। यदि हम छोटे से एरिया के लिए कर रहे हैं तो वो हमारा लैन हमारा जनरेट करेगा अगर उस तरीके के नेटवर्क के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी स्कूल में हैं या कमरे में आप कोई नेटवर्क बना रहे हैं या कंप्यूटर्स को एक कमरे में जोड़ रहे हैं तो वो एक छोटे से एरिया के लिए है, तो इसलिए उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसका पहला नाम लोकल एरिया नेटवर्क या शॉर्ट में अगर हम बात करें तो लैन है। दूसरा, अगर वो रीजन हमारा उस कमरे से निकल कर किसी कैंपस में है या काफ़ी बड़े एरिया में है जिसकी रेंज
कुछ ज़्यादा है, यानी भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो वो कमरे से निकलकर एक बिल्डिंग में आ गया है, या बिल्डिंग्स, कई सारी बिल्डिंग्स में आपस में कनेक्शन हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिनका एरिया हमारा छोटा ना होकर अब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो जो नेटवर्क हमारा जनरेट होता है वो होता है मैन, इट इज़ कॉल्ड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरे की, तो हमारा जो तीसरा नेटवर्क है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें हमारा सिर्फ बिल्डिंग्स में ही नहीं रहता, ये हमारे राज्यों में चला जाता है, या देशों, एक देश से दूसरे देश में अगर कनेक्ट कर रहे हैं हम वाया तार और संचार के और भी संसाधनों का इस्तेमाल करके अगर हम किसी नेटवर्क को जनरेट कर रहे हैं जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो उस तरीके का जो नेटवर्क है वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब हम बात करते हैं इन्हीं तीनों के रेंज की बात करें, यानी डिस्टेंस के बारे में बात करें कि कितने दूरी में ये इसको कवर अप करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हमारा 0 से लेके 1 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि छोटे से कमरे में भी अगर आपने कोई नेटवर्क बनाया, या छोटे से कमरे में कंप्यूटर्स को आपस में रखा और डिफरेंट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करके आपस में डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जो फॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन या लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा अगर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो इसकी जो रेंज होती है वो 1 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा होती है, 1 से हम 10 किलोमीटर कह सकते हैं। कई जगह इसको और भी बड़ा कहा गया है, 75 किलोमीटर तक की रेंज को भी हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर ही लिया हुआ है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड है जिसको मैं बता रहा हूँ, जिसका इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, मैन की बात करें, तो हमारा जो केबल टीवी नेटवर्क है वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है। लास्ट जो है वो हमारा है 10 किलोमीटर से ऊपर की जो रेंज है, और 1000 किलोमीटर के आसपास के जो नेटवर्क्स या उससे ज़्यादा की बात करें, तो वो जो एरिया फॉर्मेशन है, नेटवर्क फॉर्मेशन है, वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क को ही कई बार कई लोगों ने उसको इंटरनेट के नाम से भी बोला है। इंटरनेट में भी आप बहुत काफ़ी दूरी तक का डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो भी यही चीज़ कर रहा होता है। तो इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं कि लैन क्या होता है, मैन क्या होता है और वैन क्या होता है। ये तो मैंने अभी आपको सिंपली क्लासिफिकेशन बताए कि आप किस किस आधार पे कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो आधार हैं, एक जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क के आधार पे हमने डेटा नेटवर्क को क्लासीफाई किया है, दूसरा हमने उनकी डिस्टेंस के आधार पे नेटवर्क्स को क्लासीफाई किया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छोटे से बिल्डिंग के अंदर अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होगा। जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखा पा रहा हूँ, एक लैन क्लाउड है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट कंप्यूटर नोड आपस में कनेक्टेड हैं। इस लैन क्लाउड के अंदर हमारी कई सारी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस लगी हुई हो सकती हैं, चाहे तो एक हो सकती है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे राउटर हो सकता है, यहाँ पे स्विच हो सकता है, जो कि आपके नोड्स को कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है। लोकल एरिया क्लासरूम में हो सकता है, छोटे से रूम में, 2 या 3 रूम में आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका जो नेटवर्क बन रहा है वो आपका जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। बिल्डिंग में होता है, आप बिल्डिंग में बना सकते हैं। इसकी जो यूजेस हैं, अगर हम बात करें इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो पहली विशेषता ये है कि इसका जो फाइल ट्रांसफ़र है वो बहुत तेज़ होगा। दूसरा, आपका जो एक्सेस है वो आसानी से आप उसमें रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे कोई एक मेरा डिवाइस प्रिंटर लगा हुआ है, तो ये सारे लोग इसके माध्यम से यहाँ पे इस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारा थोड़ा बड़ा एरिया नेटवर्क है। ये कई सारे लैंस का कनेक्शन हो सकता है, ये कई सारे लैंस को मिला के बनाया गया एक नया नेटवर्क है, जिसमें आपके बहुत सारे नेटवर्क्स कवर अप हो रहे हैं। ये
अगर हम कई लैन्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे जो नेटवर्क है ये आपस में कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं और इनके साथ आप इसका डेवलपमेंट करते हैं। इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसकी जो डेटा शेयरिंग है वो काफ़ी स्पीड अप होती है। इसमें आप इंफॉर्मेशंस यूज़ कर सकते हो अच्छे काफ़ी वाइड रेंज में, और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारा केबल टीवी नेटवर्क है। अगला हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया नेटवर्क हमारा जो है कई देशों में, जो हमारे सपोज़ हमारे कई ऑफिसेज अलग अलग देशों में हैं और उनको हम आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूर की चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है जो कि काफ़ी कारगर हो, सिक्योर हो। तो हमने एक जो कम्युनिकेशन चैनल हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे वाइड एरिया में, वो फ्रीक्वेंसी हाई वेव फ्रीक्वेंसीज़ का सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल किया हुआ है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। और इसके अलावा लोकल कनेक्शंस के लिए हमने वायर्स का भी यूज़ किया हुआ है, डिफरेंट मीडियाज़ का यूज़ किया हुआ है। तो इनका जो मेन रीज़न है वो है द टर्म वाइड एरिया। तो इसके हमारा जो स्पैम है नेटवर्क का वो काफ़ी बड़ा होता है। इसका रीज़न ग्लोबल एरिया में होता है। ग्लोबल का मतलब हमारा विश्व में पूरी कहीं पे भी हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, आप आसानी से इनमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रशिक्षण के सार की बात करते हैं। आज हमने यहाँ पे प्रशिक्षण में हमने सीखा है कि कंप्यूटर कैसे शुरू किया जाए, कैसे उसको बंद किया जाए। दूसरा, डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप पे कैसे आते हैं, आप डेस्कटॉप पे आइकन्स के बारे में, डेस्कटॉप के ऐप्स के बारे में। स्टार्ट मेन्यूज़ के बारे में हमने बात की कि स्टार्ट मेन्यू कैसे आप यूज़ करते हो, कहाँ से आएगा स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में कौन से ऐप्स हो सकते हैं, किन का आप इस्तेमाल कर रहे हो। इसके बाद हमने बात की है कंप्यूटर के अंदर, हमने नोटपैड के बारे में बात की कि नोटपैड जो पहला प्रोग्राम है जो टेक्स्ट एडिटर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्स्ट को कैसे आप एडिट करेंगे, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, तो नोटपैड के बारे में मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा की है। साथ में हमने कंप्यूटर बेसिक नेटवर्क्स के बारे में बात की है कि बेसिक नेटवर्क्स क्या है कंप्यूटर के, लैन, मैन, वैन के बारे में बात की है। संदर्भ की बात करें, मैंने ये जो कंटेंट आपका लिया है वो मैंने ई बुक ली है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, NSQF लेवल की है ये किताब, जिसको निमी द्वारा पब्लिश किया गया है। इसको ऑनलाइन संस्करण को मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। आज मैंने आपको IT लिटरेसी के प्रसंग पर चर्चा की है। आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।